हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। सो आज से आपकी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले हम लोग आरसीसी करेंगे। हम लोगों ने सोचा कि सफल सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले कि हम थोड़ा सा आपकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी थोड़ी सी एक तरीके से फास्ट ट्रैक रिवीजन हमने इस सीरीज़ का नाम दिया है। हम धीरे धीरे वो क्वेश्चंस को उसको थ्योरी को धीरे धीरे करेंगे, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बिकॉज जब आप क्वेश्चंस के थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाओगे तो मे बी कुछ बच्चे जिन्होंने शायद अच्छे से नहीं पढ़ा है वो डीमोटिवेटेड फील होंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक चैप्टर वाइज सीरीज़ लाई जाए, जिसमें कि आपको चैप्टर्स का जो एक कंक्लूडेड फॉर्म है उसमें हम आपका रिवीजन कराएं। और ये इसमें हम लोग पूरा थ्योरी नहीं करेंगे कि हम पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं लाइक बेसिक डेफिनेशंस एंड ऑल। उसके लिए आपके पास आपके नोट्स होंगे, आप डेफिनेशंस वहाँ से देख लेना। हम सिर्फ चैप्टर्स को देखेंगे, जिसमें कि चैप्टर्स में क्या रहता है आपका जो मेन जो एग्ज़ाम में एक चैप्टर से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और क्या फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, कोई टेबल इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें रिवाइज कर लेंगे। और फिर हमारी बिकॉज सफल सीरीज़ 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें हम MIQs कराएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वहाँ पे आप वहाँ से उनको क्वेश्चंस को वहाँ से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हो, अगर आपने पढ़ रखी है थ्योरी, आपका रिवीजन हो चुका है, तब तो कोई बात नहीं, आप मत करो, आप डायरेक्ट सफल सीरीज़ ज्वाइन करो, वहाँ से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। बट अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही से तैयारी करना चाहते हो तो इसको अच्छे से आप अपना चैप्टर का रिवाइज़ करो, चैप्टर वाइज। तो आप अच्छे से चैप्टर वाइज रिवीजन करो अपना। और फिर उसके बाद MIQs जो भी हमारे कराए जा रहे हैं सफल सीरीज़ में भी हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे, तो आपको बहुत सिक्वेंशियल फॉर्म में ही पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। आपको फिर कॉन्फिडेंस भी फील होगा कि आपको बहुत से क्वेश्चंस आते होंगे, बिकॉज आपने रिवाइज कर रखा होगा और आप वहाँ नए नए क्वेश्चंस भी सीखोगे, नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखोगे, बिकॉज हम वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ही क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बाकी ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट। आज हम RCC करेंगे, आज जिसमें कि हम RCC का पहला चैप्टर कर रहे हैं। RCC के जो फर्स्ट चैप्टर हैं उसमें बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम उनको रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आपका वो चैप्टर पूरा कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ है इसमें एसेंशियल फीचर्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि उसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, हम कंक्रीट क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि कंक्रीट हम शुरू से तो यूज़ नहीं करते आ रहे हैं, ठीक। पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, पत्थरों के घर हुआ करते थे, फिर उसके बाद आए कंक्रीट का हमने यूज़ किया, RCC का PCC का यूज़ किया। तो उसके क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं, तो स्ट्रेंथ है, ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक होता है, एंड फायर रेजिस्टेंस है, एंड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको याद रहना चाहिए। फिर है कि कंक्रीट हमारी दो टाइप की रहती है, एक होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड अनदर इज़ RCC, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट भी हम जिसको बोलते हैं। जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है उसके कुछ यूजेस होते हैं, जैसे कि इसका हम लोग यूज़ मास कंक्रीटिंग में बहुत करते हैं, लीन कंक्रीट में इसका यूज़ किया जाता है, या जो सिंपल फाउंडेशंस होते हैं वहाँ पे हम PCC का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यूज़ पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ PCC है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट विदाउट रेनफोर्समेंट। अगर हम यहाँ पे लिखें व्हाट इज़ PCC, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि PCC इक्वल्स टू C फॉर सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। ये हमारा PCC हो गया, ओके। नाउ PCC में हम देख लेते हैं कि PCC की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ तो नेग्लिजिबल ही होती है, ठीक है। बिकॉज वी ऑल नो कि कंक्रीट जो होता है वो वीक होता है टेंशन में, बट इट हैज़ वेरी गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड इट इज़ ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। बट नाउ ऑन द अदर हैंड अगर RCC की बात की जाए, RCC को हम कैसे लिख सकते हैं, RCC इक्वल्स टू सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट एंड प्लस रेनफोर्समेंट, ठीक है।
इन सब के साथ हम रेनफोर्समेंट का भी जब इस्तेमाल कर देते हैं, सो दैन इट इज़ कॉल्ड एज RCC. ओके, सो इट हैज़ सफिशेंट कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो बिकॉज हमने यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी. सो रेनफोर्समेंट क्या होता है? सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट रेनफोर्समेंट, तो रेनफोर्समेंट क्या रहता है हमारा? व्हाट इज दिस सो अगर रेनफोर्समेंट की बात करें, सो what is reinforcement? Reinforcement is like it is an English term और जिसका मतलब होता है एडिशनल स्ट्रेंथ. ठीक है, सो जब हमें एडिशनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, हमने कभी कभी, अगर आप कभी कोई हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहे हो और आपने उसमें कोई फाइटिंग सीन चल रहा है आर्मी वगैरह का, तो दे से कि वी वांट रेनफोर्समेंट, तो उसका मतलब होता है कि दे वांट सम एडिशनल स्ट्रेंथ, मतलब उनको और ऑफिसर्स की ज़रूरत है. सो इन माय केस या इन आवर केस वी से कि हमारी जो PCC थी उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी, तो हमने वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया? रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके. और हमें कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए? टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, बिकॉज हमारी कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो है ही उसकी अच्छी, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, उसके लिए वी नीड सम रेनफोर्समेंट. ठीक है, और रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कौन सी करते हैं? बिकॉज हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, तो जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है वो हम उसमें मटेरियल या वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे. सो वो होता है हमारा स्टील. ठीक है, सो स्टील है. वैसे तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बट हम लोग यूज़ स्टील ही करते हैं, बिकॉज वो सबसे पहली चीज़, स्टील हमारा चीप रहता है. सेकेंडली, स्टील का जो थर्मल एक्सपेंशन रहता है, अगर हम स्टील के थर्मल एक्सपेंशन की बात करें, सो इट इज़ समहाउ सिमिलर टू कंक्रीट. ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो स्टील का रहता है वही सिमिलर होता है कंक्रीट का. इसी वजह से हम लोग स्टील का जो है वो यूज़ करते हैं एज ए रेनफोर्समेंट. सो हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, तो सफिशिएंट कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, हायर फायर एंड वेदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लाइफ अच्छी होती है, एंड हमको फेलियर से पहले ये हमें इन्फॉर्म करता है. जैसे कि हमें देखा ना कि PCC में क्या होता है? ब्रिटल फेलियर होता है. हमें पहले से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जानकारी नहीं मिलती कि हमारा स्ट्रक्चर फेल होने वाला है. बट इन द केस ऑफ RCC वी गॉट द हमें फेलियर से पहले उसमें एक डिफॉर्मेशन, सडन डिफॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जिससे कि हमें पहले से ही इंडिकेशन हो जाता है कि हमारा स्ट्रक्चर गिरने वाला है, या उसमें जो भी है क्रैक्स आ जाते हैं. ठीक है, डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो ये सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है. सो यहाँ लिखा है, देखो नोट देख लो आप. फाइबर्स लाइक एज स्टील, एस्बेस्टोस, पॉलीप्रीन, नायलॉन एट्सेट्रा यूज्ड इन फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी रेनफोर्समेंट. सो ये सारी चीज़ें हम एज ए फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट में हम इनको यूज़ करते हैं, और ये सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी कहला जाती हैं. ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट की बात करें, सो BIS रिकमेंडेड फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील फॉर रेनफोर्समेंट. सो माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ बार. तो यहाँ पे आपको देखो क्या याद करना है, ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्वेश्चन आता है, आपसे को IS कोड देगा वो. ठीक है, ये IS कोड देगा और पूछेगा कि ये कौन सा IS कोड है. IS 432 1982 किसके बारे में बताता है? सो इट टेल्स इट अबाउट माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स. ओके, सेकेंड क्वेश्चन IS 1786. सो आप इसको याद कर सकते हो एज ए 786. ठीक है, सो 786 इज़ अ वेरी पॉपुलर वर्ड. सॉरी, सो IS 7 नहीं बोलेंगे. सो IS 1786 1985 जब आएगा, तो इट इज़ फॉर हाई यील्ड स्ट्रेंथ रिफॉर्म्ड बार. ठीक है, ठीक है. सो हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट, तो IS 1566 ये इसके लिए होता है. स्ट्रक्चरल स्टील के लिए IS 2062 रहता है. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इज़ यूज्ड. ठीक है, तो IS 456 2000 में हम लोग
जो यूज़ करते हैं वो प्लेन और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए कौन सा कोड होता है, तो IS 456/2000 होता है। अब ये देखो, ये एक टेबल है, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। एवरेज स्ट्रेंथ वेरिएशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि जब हम मिक्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें हम डिफरेंट सैम्पल्स लेते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जब हम कंक्रीट का टेस्टिंग कर रहे होते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो हम 150x150 का एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है। और उसका एक ही क्यूब नहीं बनाते हैं, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स बनाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम हम 3 सैम्पल्स लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर हम 4 सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने 4 सैंपल लाइक M20 की बात करी, तो एक सैंपल की वैल्यू सपोज़ हमारी 19.9 आ गई, एक की वैल्यू 18.6 समथिंग आई, एक की वैल्यू 20.1 आई, एक की 20.2 आई। तो इस तरह से वैल्यूज़ आई हैं, तो उनका हम क्या करेंगे, पहले मीन निकाल लेंगे, ठीक है। सो उन सारी वैल्यूज़ का हम मीन निकाल लेंगे और उन मीन वैल्यूज़ को इस टेबल से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर हम M15 का बना रहे हैं तो हम ये वाली वैल्यूज़ चेक करेंगे कि ये वैल्यूज़ हमारी फुलफ़िल कर रही हैं कि नहीं। सो जो मीन की वैल्यू आएगी हमारी, वो या तो इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू FCK + 0.825 सिग्मा, या फिर FCK + 3 ये निकालेंगे और देखेंगे इसमें बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी होना चाहिए हमारी कि जो मीन की वैल्यू है, ठीक है। और M20 के लिए करेंगे तो ये वाला सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो इंडिविजुअल हमारे टेस्ट हैं, लाइक इंडिविजुअली जो वैल्यूज़ आ रही हैं, लाइक हमने अभी देखा कि हमने बोला कि 19.9 आ रही है, 20.1 आ रही है, 20.2 आ रही है, तो वो इंडिविजुअली इस डेटा को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। बाकी एक टेस्ट और रहता है, जब भी हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो इंडिविजुअली वेरिएशन है हमारी कंक्रीट का, वो ±15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जो हमारा एवरेज होता है, जो हम एवरेज निकालते हैं, लाइक जो हमने मीन निकाला जिसको इस वाली वैल्यू से कंपेयर किया, उसी मीन का जब हम वेरिएशन देखेंगे ±15% में, तो एक इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी टेस्ट हमारा रहता है, इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए आपको कि 15% होता है, ये क्वेश्चन आता है। नाउ सम की पॉइंट्स हैं कि द कंक्रीट मेंबर्स बरीड अंडर अग्रेसिव सब सॉइल और ग्राउंड वाटर, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू यूज्ड, ठीक है। तो सम की पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पहला की पॉइंट है कि अगर कोई कंक्रीट मेंबर्स हैं जो कि अग्रेसिव सब सॉइल्स में हमने उनको बरी करके रखा हुआ है, ठीक है। सो वहाँ के लिए कौन सी कंक्रीट यूज़ करी जाएगी, मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा वो M35 होगा, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। सो जो RCC हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए जो मिनिमम ग्रेड रहता है हमारा वो M20 रहता है। बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत आता है कि इज़ यूज्ड इन कंक्रीट इन सिल, तो क्या यूज़ किया जाता है कंक्रीट में, ठीक है। सो स्टील यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था एज अ रेनफोर्समेंट, एज अ रेनफोर्समेंट, ठीक है। सो स्टील इज़ यूज्ड एज अ रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। बाकी एक क्वेश्चन आपका यहाँ टारगेट मीन स्ट्रेंथ से भी आता है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपका वही मीन वैल्यू जो देता है, जो हम मीन एक वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द डिज़ाइन स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट। डेफिनेशन आप अपने नोट से देख लेना। सो इसमें हम जब स्ट्रेंथ और फ्रिक्वेंसी का जो ग्राफ रहता है, जहाँ पे हम कहते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहती है हमारी, वो वैल्यू है जिसमें कि जो हमारा टेस्ट रिजल्ट है, इट शुड नॉट फॉल मोर देन 5%, ठीक है। 5% से ज़्यादा फॉल नहीं करना चाहिए हमारा डेटा। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन आता है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपसे पूछता है, तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमारा होता है FCK + 1.65 ऑफ सिग्मा। तो ये यहाँ रखना आप यहाँ पे जो सिग्मा रहता है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है, ओके। सो स्टैंडर्ड डेविएशन को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यू कैन सी हियर कैसे निकाला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, बिकॉज क्वेश्चन में आएगा तो
अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं दी है तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप निकाल लोगे। सिग्मा का ये फार्मूला रहता है, सबको पता होता है मोस्टली। आप यहाँ से अपना निकाल लोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाता है कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कभी कभी आपसे पूछ सकता है। सो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो सिग्मा अपॉन म्यू होता है, ठीक है। सो म्यू यहाँ पे बोला गया है, ये जो है ये हमारा मीन है, ठीक है। जो हम मीन निकालते हैं ना, एवरेज जिसको बोलते हैं। सो दिस इज़ एवरेज, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये एवरेज बोला गया है और ये हमारा एवरेज ही है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एवरेज से डिवाइड कर दें या मीन से डिवाइड कर दें तो हमें कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से हम निकाली जाती है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेश्चन आता है इस पर कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो हमारी क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैसी होगी, या फिर जो स्ट्रेंथ का जो है, स्ट्रेंथ मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएशन मतलब स्ट्रेंथ का वेरिएशन, तो हमारी क्वालिटी कैसी होगी कंक्रीट की, ये पूछा जाता है। तो अगर ज़्यादा होता है मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, मींस स्ट्रेंथ का वेरिएशन ज़्यादा है, मींस हमारी क्वालिटी ख़राब है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है मींस स्ट्रेंथ का वेरिएशन कम है। हमें एक मतलब कि सिमिलर सी वैल्यूज़ मिल रही हैं सारे सैम्पल्स की, तो वो हमारे लिए इंडिकेट करता है कि कंक्रीट हमारी हाई क्वालिटी की है, ठीक है। सो नाउ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वी नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें कि पहला होता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस या फिर डायनेमिक मॉडुलस भी इसको बोलते हैं, एंड इट इज़ द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट ऑरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ऑरिजिन पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के स्लोप होता है वो हमारा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होता है, ठीक है। इसी को हम लोग वी कैन से कि इसको हम लोग शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ईसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, आपको ईसी से क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो इस तरह से दे देगा कि इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करो, या फिर ऑप्शंस में आपको दे देगा कि ईसी जो होता है डिफरेंट ऐसे फार्मूला टाइप का देगा, ठीक है। वो आपको वहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा सही है, ठीक है। तो वैसे तो जो रिसेंट है वो ये है, ठीक है। बट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो पिछले पेपर्स से रिपीट कर दिए जाते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं, तो वो पहले के जो हमारा कोड था 1978 उसके अकॉर्डिंग 2000 से पहले वाले जो पेपर्स थे, अगर वहाँ से किसी ने इसको कॉपी पेस्ट किया है तो ये भी आप आंसर लगा सकते हो, अगर उसमें ये वाला आंसर नहीं है तो, ठीक है। वरना आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। फिर आपका आ जाता है कि टेंजेंट मॉडुलस इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज़ नोन एज टेंजेंट मॉडुलस, ठीक। तो जो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, अगर ऐसे देखें तो उसके को किसी भी अगर हम कोई भी टेंजेंट बना रहे हैं तो उसका जो स्लोप होगा वो हमारा टेंजेंट मॉडुलस होगा, ठीक है। स्ट्रेन एंड स्ट्रेस यही रहता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो यहाँ इसको आप लेके चलोगे और इसके अकॉर्डिंग देखते रहोगे, ठीक है। इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। फिर आ जाता है थर्ड आपका सीकेंट मॉडुलस, जो कि होता है स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू ओरिजिन इज कॉल्ड सीकेंट मॉडुलस। तो ये हमारा सीकेंट मॉडुलस होता है, एंड इन डिज़ाइनिंग सीकेंट मॉडुलस इज़ यूज्ड। तो जनरली डिज़ाइनिंग में हम लोग सीकेंट मॉडुलस यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ जो कंक्रीट होता है उसको सीकेंट मॉडुलस भी कहा जाता है। सो वी शुड नो कि फॉर इलास्टिक रीजन्स जो हमारा पहला वाला जो था इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, सेकेंड द टेंजेंट मॉडुलस एंड द सीकेंट मॉडुलस, ये तीनों ही हमारे सेम रहते हैं फॉर इलास्टिक रीजन, ओके। एंड फॉर द इन इलास्टिक रीजन सबसे बड़ा हमारा इनिशियल टेंजेंट रहता है, देन हमारा टेंजेंट मॉडुलस रहता है, एंड देन सीकेंट मॉडुलस। तो सीकेंट मॉडुलस सबसे कम रहता है। और इसमें अब हम देखते हैं क्रीप। तो वी नो दैट कि सस्टेन्ड लोडिंग की वजह से जो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हमारे स्ट्रक्चर में आ जाता है उसको क्रीप बोलते हैं, ठीक है। क्रीप इज़ लाइक अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, ओके। लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन भी कहते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि लोडिंग जो होती है इसमें वो एक बहुत लंबे पीरियड के लिए होती है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सस्टेन लोडिंग,
उसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन होता है एंड दैट डिफॉर्मेशन इज़ अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, सो क्रीप कोफिशिएंट थीटा इज इक्वल्स टू अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन रहता है ये। और अगर ये सब तो बेकार है, क्रीप रिकवरी वगैरह क्वेश्चन नहीं आता, जो क्वेश्चन आपका आता है वो यहाँ से आता है। ठीक है, कि जो यंग मॉडुलस है उसका हमारा उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है क्रीप का, तो उसके अकॉर्डिंग एक हमें लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखने को मिलता है, जिसका क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा। तो इट्स जस्ट सिंपली EC अपॉन 1 प्लस थीटा, और हेयर द थीटा इज़ क्रीप कोफिशिएंट। ठीक है, जो भी हमने पीछे देखा ये क्रीप कोफिशिएंट होता है। इसकी भी एक टेबल रहती है जो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी है। इनके नोट्स में ना कुछ टॉपिक्स हैं जो छूटे हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस उनसे आते हैं। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू रहती है ना, थीटा की वैल्यू आपकी अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो ये आपको पता होना चाहिए कि 7 डेज़ के लिए इसकी वैल्यू रहती है 2.2, 28 डेज़ के लिए its value is 1.6 and for a year ये वैल्यू 1 हो जाती है, 1.1 हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें अपने नोट्स में ये टेबल ऐड कर लेना। ठीक है, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट बोल देगा कि 7 डेज़ पे जो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या होगा। अगर कोई टफ क्वेश्चन बनाना चाहेगा मॉडरेट लेवल का तो वहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू नहीं देगा, वो डायरेक्टली वो आपसे अज्यूम करेगा कि आपको थीटा की वैल्यू पता है। सो इट्स वेरी ईजी। 7 डेज़ पे आपको जो इसकी वैल्यू रहती है वो 2.2 रहती है, 28 डेज़ पे 1.6 रहती है, और 1 ईयर पे इसकी वैल्यू 1.1 रहती है। तो ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू थी ना, इसकी भी एक लिस्ट होती है, इसकी भी एक टेबल होती है जो आपको पता होना चाहिए सिग्मा की वैल्यू की, जो कि हम कह सकते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से होती है। ये यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, आप अपने नोट्स में ना इसको ऐड कर लेना। ठीक है, ये YCT के हैंडबुक है मेरे पास, तो मैं इसी से ही आपका रिवीजन करा रही हूँ। बट इनके में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो नहीं हैं, तो आप जो मैं करा रही हूँ वो ऐड कर लेना। बाकी आप इनकी बुक ख़रीद सकते हो, अच्छी बुक है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी नहीं ऐड हैं, बट वो आप अपने आप से ऐड कर लेना, मैं तो करा ही रही हूँ। सो यहाँ पे देखो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, एंड हेयर विल राइट सिग्मा। मेरी राइटिंग बहुत थोड़ा सा अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ बेयर विद इट, आप बस समझ लेना, बाकी अपनी राइटिंग में लिखना है इसको। सो सिग्मा की जो वैल्यू रहती है वो M10 to M15। ठीक है, इसके लिए इसकी वैल्यू रहती है 3.5, फिर M20 to M25 ये वैल्यू रहती है 4, एंड M30 to M40 दिस वैल्यू इज़ 5। ओके, तो यू शुड नो दिस टेबल ऑल्सो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है ना, वो पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, टारगेट मीन स्ट्रेंथ से पूछेगा कि आप बताओ टारगेट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आपको सिग्मा की वैल्यू नहीं आती तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू आप याद कर लेना। ठीक है, 3.5, 4 और 5 है, 10 to 15, 20 to 25, then 30 to 40, इस तरह से आप याद कर लेना इसकी वैल्यू। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ा रहे थे हम। सो यहाँ पे एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जब एक क्रीप का इफ़ेक्ट आता है ना, अगर क्रीप का इफ़ेक्ट है तो उसकी वजह से हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कंक्रीट का रिड्यूस हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि अगर हम क्रीप, किसी स्ट्रक्चर में क्रीप आ रहा है तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, तो वो कम हो जाता है। ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा इसी था, और इसको हम जब किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बाकी अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करें तो ये सब तो बात हो गई हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। नाउ विल टॉक अबाउट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में सबसे पहली होती है स्ट्रेंथ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो कि ये होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज़ मॉडुलस ऑफ रप्चर, या फिर व्हाट इज़ द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट।
तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला विच इज़ FCR विच इज़ इक्वल्स टू 0.7 √ FCK। बाकी नाउ द सेकेंड वन इज़ स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है ना हमारी, इसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और इसका भी एक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको तो वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2p/πdl एक फार्मूला रहता है, इससे भी निकाला जाता है, बट कोड ने हमारी जो वैल्यू दी है वो दी है 0.66 FCR। FCR इज़ फ्लेक्सुरल जो हमारी स्ट्रेंथ है वो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो हमारे पास स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, वो है 2/3 ऑफ FCK। ओके, तो ये ऐसे है। बाकी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी 0.55 से 0.65 रहती है, तो जर्नली विल टेक इट एज 0.55 FCR, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ऑर्डर पूछता है बहुत, कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमने देखा FCK होता है, देन FCR होता है, देन FCS होता है, जो कि अगर हम उसके लैंग्वेज के फॉर्म में कहें तो सबसे बड़ी हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। उसके बाद हमारी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है, देन स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो क्यूब स्ट्रेंथ होती है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। तो यूजुअली यहाँ पे ये चीज़ भी मिसिंग है, जो हमारी क्यूबिकल स्ट्रेंथ आती है, मतलब जब हम क्यूब से स्ट्रेंथ निकालते हैं, वो हमारी 1.25 टाइम्स ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो 1.25 टाइम्स तक हमारी, मतलब 25% ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है हमारी जब हम क्यूब से स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए जनरली हम लोग क्यूब्स ही लेते हैं, ठीक है। क्यूब्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। बाकी एक चीज़ ये भी है कि कभी कभी पूछ लेता है कि RCC को किसने डेवलप किया, ठीक है। तो फ्रैंकोइस कोगनेट एक नाम था इनका, फ्रांसिस कोगनेट ये थे, इन्होंने RCC को डेवलप किया, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग? सो जॉन स्मिटन इज़ द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। बाकी पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोर्टलैंड सीमेंट के फाउंडर कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले फाउंड किसने किया इस सीमेंट को? तो इसको फाउंड किया जोसेफ एस्वेडीन ने फाउंड किया, ठीक है। बाकी एक और है टॉपिक, टू प्रिवेंट करोजन ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन RCC स्ट्रक्चर्स हाईली एल्कलाइंड pH वैल्यू ऑफ वाटर इज़ यूज्ड, ठीक है। तो RCC में अगर आपको करोजन को प्रिवेंट करना है, उसके लिए आप हाईली एल्कलाइन pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज़ करोगे, ठीक है। सो जनरली देखा गया है कि RCC में जनरली तो हम लोग पोर्टेबल वाटर यूज़ करते हैं। पोर्टेबल वाटर मीन्स जो वाटर हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो वाटर हम यहाँ यूज़ कर देते हैं। बट अगर हमें कोरोजन से बचाना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हमारा ऐसा इन्वामेंट है कि जहाँ पे कोरोड होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे फिर हम लोग हाईली एल्कलाइन pH वैल्यू वाला पानी यूज़ करेंगे। क्वेश्चन कभी कभी आता है व्हाट इज़ बॉइलिंग? सो बॉइलिंग पता होना चाहिए। बॉइलिंग जो होता है वो जब आपके जो फाइबर्स होते हैं, लाइक फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो होती है हमारी, जिसमें कि हम फाइबर्स का यूज़ करते हैं एज अ रेनफोर्समेंट, तो वो फाइबर्स अगर कम्प्लीटली अच्छी तरीके से डिस्पर्स नहीं होते, ठीक है, अपने प्लेसेस पे अच्छे से डिस्पर्स नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो व्हाट इज़, एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज़ टोबरमोराइट जेल? सो व्हाट इज़ टोबरमोराइट जेल? इट इज़ कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। तो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट को हम लोग ट्यूबरमोराइट जेल भी कहते हैं। कंक्रीट इज़ अ हेट्रोजिनस और कंपोजिट मिक्सचर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक ये हेट्रोजिनस है, होमोजिनस है, तो यू शुड नो इट इज़ अ हेट्रोजिनस मिक्सचर, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोर्स एग्रीगेट है, सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट है, वाटर है, सो इट इज़ अ हेट्रोजिनस कंपोजिशन। और श्रिंकेज क्रैक जो होता है वो सबसे पहला क्रैक होता है जो कि किसी भी कंक्रीट में RCC के मेंबर में आता है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल इन दिस चैप्टर इज़ दिस टेबल। इस टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आपको 5 स्टार लगा लेना चाहिए इस पर, ठीक है। इस टेबल को तो आपको पूरा याद कर लेना है। मोस्टली क्वेश्चंस अगर बहुत इजी बेसिक कोर्स से आता है तो यहीं से आता है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे एक्सपोजर कंडीशंस आपको दे रखी हैं कि इन्वायरमेंट की क्या एक्सपोजर कंडीशन है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, किस तरह से आप पता करोगे कि ये एक कौन सी एक्सपोजर कंडीशन है।
नॉमिनल कवर की वैल्यू दी है आपको, मिनिमम ग्रेड दिया है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कौन कौन से ग्रेड्स हैं आरसीसी और पीसीसी के, ठीक है। बाकी मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया है और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो है। तो ये टेबल तो आप बहुत अच्छे बाय हार्ट याद कर लो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा नहीं याद हो पा रहा तो एटलीस्ट आप आरसीसी का याद कर लो, ठीक है। तो आरसीसी में देखो आप कि जो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है, लाइक नॉर्मल, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसको हम लोग माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन बोलते हैं, जिसमें कि नॉमिनल कवर हमारा 20 यूज़ किया जाता है। आरसीसी के लिए ग्रेड हम M20 यूज़ करते हैं, पीसीसी के लिए M15 यूज़ किया जाता है। सीमेंट का जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है आरसीसी के लिए 300 होता है, ठीक है, और मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 रहता है। ऐसे ही हम एक्सपोज टू रिवर, अगर कोई इन्वायरमेंट एक्सपोज टू रेन है तो वहाँ पे मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन रहती है, जिसमें कि कवर 30 हो जाता है। आरसीसी M25 ग्रेड यूज़ करते हैं मिनिमम। वाटर सीमेंट हमारा 300 ही रहेगा और बाकी वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.5 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये कैसे याद करनी है आपको? सो M20, M25, M30, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। सो माइल्ड के लिए M20 इट इज़ 300 एंड 0.55, मॉडरेट M25 300 0.50, सीवियर M30 320 0.45, वेरी सीवियर M35 340 0.45, एक्सट्रीम M40 360 एंड 0.40। तो एटलीस्ट आरसीसी के लिए आप ये याद कर लो। तो ऐसे इंडिविजुअली देखो, अगर आप इंडिविजुअल याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, बिकॉज आरसीसी का मिनिमम जो ग्रेड रहता है वो रहता है M20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। और पीसीसी हमारा M15 से स्टार्ट होता है। सो 15, 15, 20, 20, 25 ऐसे याद कर लेना। और सीमेंट का कंटेंट पहले रहता है 300, 300, दैन 320, 340, 360, ओके। एंड वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.55, 0.5, 0.45, 0.45, 0.40। तो ये तो आपको खुद से याद करना पड़ेगा। सो आई होप मैंने चैप्टर 1 के मोस्टली सारे ही टॉपिक्स कवर कर दिए होंगे, जिससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं मैंने सारे कवर कर दिए हैं। बाकी अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट रहता है चैप्टर 1 से तो आप प्लीज़ कमेंट्स में हमको बताइएगा, तो मैं आपको उसका सल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। जो भी डाउट रहेगा उसका सल्यूशन आपको दिया जाएगा। आज फर्स्ट डे है तो इसीलिए जो कंटेंट है वो हमने बड़ा इजी सा बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको आगे कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में चाहिए है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, तो फिर हम उसकी कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में भी आपको यही सेम कंटेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। बाकी ये जो बुक थी हमारी जिससे हम बता रहे हैं ये YCT की है, इनकी हैंडबुक है। आपको अगर परचेस करना है कर सकते हो, और बाकी आप इसको परचेस कर लो, इससे रिवाइज करो, और मैं जो बता रही हूँ जो चीज़ें इनमें नहीं हैं वो आप ऐड कर लो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं, जो ग्रुप्स हैं, उसमें शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इसको रिवाइज़ करें, अपना सिलेबस अच्छे से तैयारी कर सकें। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज 1 अक्टूबर से हम सफल सीरीज़ लेके आ रहे हैं, तो उसमें हम MIQs कराएंगे आपको। बिकॉज देखिए क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे ना थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। थ्योरी आपकी 1 टाइम की होती है, आपने एक बार पढ़ ली, समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन करने होते हैं। सो आप क्वेश्चंस करोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपके अंदर एक सब्जेक्ट को लेके कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट आ गया। तो उसी के लिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं सफल सीरीज़। तो इसमें जो है MIQs कराएंगे हम, और उनको जो है चैप्टर वाइज MIQs रहेंगे हमारे, और उसमें कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू, जिसमें कि आप फास्ट ट्रैक रिवीजन से आप अपना रिवीजन कर रहे हो चैप्टर वाइज, और सफल सीरीज से आप क्वेश्चंस कर रहे हो। बाकी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप बस हमें फॉलो करो, एंड आई एम अश्योरिंग यू कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम आपका सिलेबस गारंटेड 3 महीने के अंदर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो अलग ही लेवल का होगा। तो फिर आप बस बिना किसी फ़िक्र के चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको फॉलो करिए, और जो हम करा रहे हैं उसको आराम से करिए और अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।